everyone, my name is Mahisan. Welcome to my channel, and we are going to study Indian economy on the eve of independence. I have told you about what was the sole purpose and what were the features of Indian economy before the arrival of Britishers, and who were the economists who have done certain attempts for finding out the national income, and how did colonial government exploited Indian economy. So, in agricultural sector, in today's part, we are going to study that how colonial government, how Britishers exploit industrial sector. So, how did colonial government exploited industrial sector? First reason is deindustrialization. The main motive of Britishers behind this was twofold motive, which I have already told you that Britishers used to take over raw materials from India and sell their finished goods in India, and they made us the consumer of their finished goods, and we were the supplier of their raw materials. Okay, so this is the first reason, and the second reason, the main intention of doing the twofold motive is to reduce the status of exporter and to sell finished goods in India, so that expansion ensure the maximum advantage to the Britain. Okay, मतलब कि जो उनका मेन इंटेंशन था वो ये था कि इंडिया का जो स्टेटस है एज ए एक्सपोर्टर वो कम वो कर दें और इंडिया को सेल फिनिश गुड्स बेचे, ताकि उनका इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो कम से कम हो सके और जो ब्रिटेन का एक्सपेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. The next thing that what they did, that was the decline of handicraft industry. ओके मतलब उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एकदम ख़त्म कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था इंडिया में, बिकॉज यू नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो वेरी फेमस, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड थे. लेकिन जब उसका डिक्लाइन हो गया तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए इंडिया में. अब न्यू डिमांड हुई वो इस चीज़ की हुई कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने फिनिश गुड्स को चीप प्राइसेस पे बेचने लगे. तो अब इंडिया के जो गुड्स थे वो काफ़ी महंगे थे उन मशीन मेड्स गुड्स के कंपैरिजन में. तो इंडिया की जो डिमांड थी, इंडियन पीपल की डिमांड ये होने लगी कि वो जो मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटिश इनसे आए हुए चीप गुड्स थे उन्हें ज़्यादा खरीदने लगे थे रादर दैन परचेजिंग इंडियन गुड्स. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज बहुत कम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज प्रमोट करी आ रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्री सेक्टर का और उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था. कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो मशीन्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनके टूल्स को प्रोड्यूस करती हैं. Okay, now next topic is foreign trade. What were the effect of colonial government on the foreign trade? So as you know, as I have told you, that's the same point that India became an exporter of primary products and an importer of finished goods that were produced in Britain factories. Okay, Britishers were producing that finished goods, and the Britishers maintained a monopoly control over India's export and import. Okay, more than half of foreign trade was restricted to Britain. मतलब हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था ब्रिटेन की तरफ से. जो थोड़ा बहुत बचा भी था वो सिर्फ श्रीलंका में होता था, ईरान में होता था, पर्शिया में होता था और चाइना में होता था. पर्शिया मीन्स जिसे हम आज ईरान बोलते हैं. ओके, फिर स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से जो फॉरेन ट्रेड था, इंडियन फॉरेन ट्रेड था, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया था, क्योंकि स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से इंडिया से सामान सीधा यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन पोर्ट्स पे जाता था. ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. बट इस सरप्लस की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि सारी चीज़ें तो ब्रिटेन चली जा रही थी स्विस कैनाल के थ्रू, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, क्लोथ्स हो, कैरोसिन ऑयल हो, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन चली जा रही थी. तो इसकी वजह से हमारे कंट्री में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई थी.
और ये जो लार्ज एक्सपोर्ट था, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था, इससे इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया में ना कोई गोल्ड आ रहा था ना कोई सिल्वर आ रहा था। इसके बजाय हम इन सब चीज़ों को कॉलोनियल गवर्नमेंट की पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे थे, और बाकी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वार हो रही थी उस टाइम पे, उन पे ये सारी चीज़ें खर्च हो रही थी। इसलिए इनविजिबल आइटम्स के जो इम्पोर्ट थे वो बहुत कम हो गए थे, इंडियन वेल्थ में बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ओके, सो जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, जिसने रिवील किया था कि हमारे इंडिया में क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है। और 1921 से पहले इंडिया का फर्स्ट स्टेज चल रहा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, और जो सेकेंड स्टेज था वो 1921 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो 16% से कम था, और जो फीमेल का लिटरेसी रेट था वो 7% था, बहुत नेग्लिजिबल था। ठीक है, तो फिर जो पब्लिक हेल्थ facilities were unavailable or inadequate. Mortality rate was very high. Infant mortality rate was at its alarming stage, and life expectancy was very low. And it is very difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that Britishers or colonial government contributed to worsen the profile of India's population of that time. Okay, next topic is occupational structure. Occupational means working population और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग मैनपावर, वर्कफोर्स। ओके, सो जो लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था, दैट यू नो बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था इंडिया में। और जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर थे उनका रोल बहुत ज़्यादा कम था। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रियल मोटिव था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे, वो लोगों को बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं था, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना नहीं था। सो जो रोड्स थी वो इसलिए बनाई गई थी। So the roads were built primarily to serve the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to England or other foreign destinations. And the British introduced railway in 1850s. The railway affected the structure of economy, and it enabled people to undertake long distance travel and break geographical and cultural barrier, and it fostered commercialization of Indian agriculture. And the development of roads and railways also took measures for land trade and sea trade. The introduction of expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order, and the postal services, despite serving a useful public purpose, remained also inadequate. So this is the explanation of the whole chapter, and if you want the notes of this chapter, so comment down below and comment your feedbacks. It means a lot. Like the video, share the channel, and subscribe to the channel. Also press the bell icon so you can get all the notifications when I will upload the videos. So thank you for today's